झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरे के दरमियान एमएलए रांची से पहुंचे रायपुर। मुनाफा बख्श ओहदे के मामले में अब तक गवर्नर की रिपोर्ट का है इंतजार। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मुत्तहदा अरब अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर खारजा 14वीं भारत मुत्तहदा अरब अमारात ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग और मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ तीसरे भारत मुत्तहदा अरब अमारात स्ट्रेटेजिक डायलॉग में होंगे शरीक। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान बाली में G20 चौथे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग और वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। मीटिंग से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने ब्राज़ील के वजीर तालीम के साथ तालीम, कारोबार और इख्तिरात में ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा बातचीत की। कर्नाटक, केरला और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। कई अजला में अलर्ट जारी। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। साबिक सोवियत सदर मिखाइल गोर्बाचोव 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आलमी रहनुमाओं ने पेश किया खिराज अकीदत। मिखाइल गोर्बाचोव को सर्द जंग और सोवियत यूनियन की जदीदकारी और इस्लाहात की कोशिशों के लिए किया जाता है याद। एशिया कप में अफगानिस्तान की जीत का सिलसिला जारी। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में बनाई जगह। आज भारत का मुकाबला हांगकांग से। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 10 रोज़ा त्यौहार के दौरान घरों और मंदिरों में गणेश की मूर्तियां की जाती है नस्ब। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने हम वतनों को दी मुबारकबाद। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। कानकुनी के एक मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इल्ज़ाम के दरमियान झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ख़तरे में है। उन्हें डर है कि कहीं उनके एमएलए हाथ से न निकल जाएं। इसी वजह से उन्होंने अपने एमएलए को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया है। इस दौरान सोरेन ने कहा है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हालात उनके कंट्रोल में हैं। और झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर तालिबा के कत्ल के मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। इस टीम की सरबराही सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने 7 रोज़ बाद मुतवफ़िया तालिबा के घर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। टीम ने तालिबा के घर से कई शवाहिद इकट्ठे किए हैं। साथ ही तनाज़ा में घर घिरे एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा को अब इस केस की तहकीकात से हटा दिया गया है। अब इस मामले की तहकीकात इंस्पेक्टर सतह के पुलिस अफसरान करेंगे। दनियासनात दुमका पुलिस दुमका कत्ल केस का अज खुद नोटिस लेते हुए झारखंड कोर्ट ने मुतासरा के ख़ानदान को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है। अदालत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए इसे मफाद आम्मा की अर्जी में तब्दील कर दिया है। इस वाक़े को गैर इंसानी करार देते हुए हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इंतज़ामिया को ऐसे वाक़यात में फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ताहम दुमका के नौजवान की जानिब से लड़की को जलाने के बाद इलाके में हालात कशीदा हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने मुतासरा ख़ानदान के घर के बाहर हिफाजती इंतज़ामात बढ़ाते हुए इलाके में दफ़ा 144 की मुद्दत में तोसी कर दी है। और आइए अब अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मुत्तहदा अरब अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वो भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के मुश्तरका कमीशन की 14वीं मीटिंग और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ तीसरे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा मुत्तहदा अरब अमारात के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये मुलाकातें दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का जायज़ा लेने का मौका फ़राहम करेंगे।
वजारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात तिजारत और काबिल तजदीद तवानाई, सैलाब से बचाव, सेहत, तालीम और बाहमी ताल्लुकात समेत शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के तईं पुरअज़्म है। तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग़ के मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान आज बाली में G20 की चौथी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग और वज़राए तालीम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा G20 के रुकन ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफ़ा मुलाकातों में भी शिरकत करेंगे। कबल अज़ीं धर्मेंद्र प्रधान ने बाली में अपने ब्राज़ीली हम मनसब विक्टर गोडोए से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तालीम, सनअतकारी, तहक़ीक़ और इख्तिरा के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल किया। दोनों ममालिक ने तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरगर्मियों को बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बाली के सेमनयाक में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। भारतीय बिरादरी की तारीफ़ करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बैरून मुल्क अपने लोगों के दरमियान रहना हमेशा ख़ास होता है और ये दूर दराज मुल्क में भी अपने घर का एहसास दिलाता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिदायत दी है कि 6 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले तमाम जराइम में फ़ॉरेंसिक जाँच को लाजमी करार दिया जाए। इससे ज़्यादा मुकदमे हल किए जा सकेंगे। अमित शाह ने कल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा किया और मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसी तौर पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानूनी जायज़ा लेने के बाद ही संगीन जराइम में चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जराइम की तफ्तीश और रोकथाम में निगरानी कलीदी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से लगाए गए कैमरे और अवामी मकामात जैसे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और बाज़ारों पर नस्ब CCTV कैमरों को कंट्रोल पैनल से मुंसलिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्ग शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत मुल्क को मंशियात से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीटिंग में भारत में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराह इजलास के लिए सिक्योरिटी की तैयारियों पर वसी पैमाने पर बातचीत हुई। अमित शाह ने पुलिस एहलकारों की फ़िटनेस और थानों के मुक़र्ररा वक्तों पर मुआयने पर जोर दिया। इसके साथ ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बैनुल अक़वामी और कौमी खेलों के मुकाबलों और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में तमग़े जीतने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद भी दी। दाखिला और कॉरपोरेटिव के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह की हिदायत के चंद घंटे बाद ही 6 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले तमाम जराइम में फ़ॉरेंसिक जाँच को लाजमी करार दे दिया गया है। इससे मुजरिमों को सज़ा सुनाने की शरह बढ़ेगी और फ़ॉरेंसिक साइंस को तफ्तीश के साथ मरबूत किया जा सकता है। कई रियासतों में शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल है। कर्नाटक में सैलाब की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मंगल की बारिश के बाद बेंगलुरु में सड़कें पानी से भर गई हैं। इसके साथ ही महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिली कर्नाटक में आज दरमियानी से भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कर्नाटक के कई अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही केरला में सैलाब की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मंगल को केरला के कई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासर इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया पानी में डूबे हुए इलाकों से लोगों को निकालने के लिए अलर्ट पर है। कोटाइम में मुसलसल बारिश की वजह से मकानात और सड़कों पर पानी भर जाने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमे मौसमियात ने रियासत में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। और बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहरी इलाकों में घाट और कॉलोनियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि देही इलाकों में गंगा से मुलक्का देहात में सैकड़ों बीघे फसलें ज़ेरे आब हैं। वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि इंतज़ामिया राहत और बचाव का काम मुसलसल कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी की सूरत हाल पर बात की है और रोज़ाना की रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दफ्तर को भेजी जा रही है। वहीं दूसरी जानिब सेंट्रल वाटर कमीशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में पानी की सतह कम होने का इम्कान है।
और कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक के हुबली ईदगाह ग्राउंड में गणेश चतुर्थी की तकरीबात की इजाज़त देने के फैसले पर देर रात तक समाअत की और ईदगाह ग्राउंड में जश्न मनाने की इजाज़त दी है। अदालत ने फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड में सूरत हाल जूं की तू बरकरार रखने को कहा था और पूजा की इजाज़त नहीं दी थी। हुबली धारवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन HDMC ने यहां ईदगाह ग्राउंड में गणेश की मूर्तियों को 3 दिन तक नस्ब करने की इजाज़त देने का फैसला किया था। वहीं मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने आवाम के मफाद में फैसला दिया है। उन्होंने पूजा के दौरान नज़्म नस्क और अमन व अमान बरकरार रखने की भी अपील की। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में दिया बस्ती में गुज़िश्ता रात खिलौनों की एक फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर हुक्काम के मुताबिक आग लगने की इत्तला 2:45 पर मिली। आग लगने की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। आग पर 14 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पा लिया गया है। किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। और आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाता है, जो हिकमत, दानिशमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। 10 दिन तक चलने वाले त्यौहार के दौरान घरों और इबादत गाहों में गणेश की मूर्तियां नस्ब की जाती हैं। महाराष्ट्र में ये त्यौहार ख़ास जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है कि गणेश चतुर्थी हिकमत, खुशहाली और खुशबख्ती की अलामत है। रुकावटों को दूर करने वाले सरापा फरहत व इंबसात भगवान गणेश की पैदाइश का जश्न है। सदर जमहूरिया ने लोगों पर जोर दिया कि वो भगवान गणेश के आशीर्वाद से हम आहंगी और खैर सगाली को बरकरार रखें। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि गणेश चतुर्थी को रिवायती अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ भगवान गणेश के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत की जामे सकाफ़त की अक्कासी करता है। ये ज़ात पात, मज़हब और अक़ीदे की सरहदों से बालातर है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने हमवतनों के लिए सेहत, खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है। भारत की कोविड हंगामी तैयारी के लिए आलमी बैंक से 11,983 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की तामीरी सलाहियत कम थी, लेकिन भारत ने सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाया है। भारत की कोरोना मैनेजमेंट की वर्ल्ड बैंक ने जमकर तारीफ़ की है। वर्ल्ड बैंक ने साथ ही कोरोना के दौरान भारत के ज़रिए उठाए गए तमाम कदम की तारीफ़ की है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को इसके लिए 11,983 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया है। उसके साथ ही कई वजारतों ने ग्रुप में बना और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में हर साल शदीद बारिश होती है, लेकिन निकासी का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से भारी बारिश के दौरान तकरीबन हर जगह सैलाब आ जाता है। मानसून के दौरान आबी ज़खायर को कम करने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को रिचार्ज करने के लिए मुंबई के ट्री मैन सुभाजीत मुखर्जी ने मुंबई में पानी जमा करने का एक अनोखा तरीका शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में आवाम में बेदारी भी वो पैदा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। मुंबई के सुभाजीत मुखर्जी से मिलें, जिन्होंने पीवीसी पाइपों और पानी के बैरल, ड्रम का इस्तेमाल करते हुए बारिश के पानी के ज़िया के मसले का एक कम लागत वाला मुअस्सर हल तलाश किया है। इसके जरिए आपकी छत पर गिरने वाला पानी ज़ेरे ज़मीन गड्ढे में चला जाता है। इस तरह तालाबों, झीलों और गहरे ट्यूबवेलों जैसे आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन पानी को रिचार्ज किया जा सकता है। उनके मुताबिक कंक्रीटाइजेशन मुंबई में पानी भरने की सबसे बड़ी वजह है। ये टाइलें पानी को जमीन में दाखिल नहीं होने देती, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी भर जाता है। लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम पेड़ 100 लगा सकते हैं, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही है कि हम पानी का पहले बंदोबस्त करें, तभी पेड़ लगाएं। तो जब इन सब समस्याओं को समझ के जब हम उनको एक सॉल्यूशन देना शुरू किए तो सबको बड़ा अच्छा लगा और लोग जुड़ गए।
और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि हमने ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है, बट हमने पिछले 7.5-8 सालों में कुछ 50,000 से ज़्यादा पेड़ हम लोगों के साथ मिलकर लगा चुके हैं। रेन वाटर पर्कुलेशन पिट ये एक सादा तरीक़ाकार है जिसमें बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है जो फिर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में जज्ब हो जाता है। ये आपकी छत से बारिश के पानी को जेर जमीन पानी के साथ साथ तालाबों, झीलों, बोरवेलों, गहरे ट्यूबवेलों वगैरह को महफूज करने और रिचार्ज करने के लिए खास तौर पर बनाए गए जेर जमीन गड्ढे में भेजता है। इस अमल में 10 गुना 10 फीट का गड्ढा खोदकर कंकड़ों और पत्थरों से भरना पड़ता है। चैम्बर में पानी जमा करने के लिए एक चैनल भी है जो बिलाखिर जमीनी पानी को रिचार्ज करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 6 गुना 6 फीट का गड्ढा 1000 लीटर पानी को जमीन में ले जाने में मदद करता है। एक तरीका यह है कि गड्ढा खोदकर बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए कैचमेंट एरिया बनाया जाए। एक बार खोदने के बाद ये गड्ढा बुखारात को रोकने के लिए छोटे कंकरों या पत्थरों से भर दिया जाता है। एक बार जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश का पानी पत्थरों और पत्थरों के दरमियान खाली जगहों से गड्ढे में गिर जाता है। कुछ वक्त बाद एक बार भरने के बाद ये बारिश का पानी जमीन में दाखिल हो जाता है और जमीनी पानी को रिचार्ज कर देता है। जल शक्ति अभियान से तहरीक लेते हुए मुखर्जी ने IIT बॉम्बे के तलबा से तरगीब ली और उसे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक मिशन को शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मिशन ग्रीन भी कायम किया। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के उनके इख्तिराई नुक्ते नज़र का एतराफ़ करते हुए उन्हें जल शक्ति की वजारत ने जल रक्षक के खिताब से नवाजा। जब से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ है, एक बहुत बड़ा कोशिश है पूरे देश भर में कि जहां हम पानी को बचाएं, क्योंकि चाहे पीने की बात हो, चाहे नहाने की बात हो, चाहे खेती में ज़रूरत पड़ता हो, हर मामले में पानी की बहुत ज़रूरत है। हमें साथ मिल के पानी को संजोगना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंश्योरेंस की तरह है। पानी को कैच करके हमें ज़मीन के अंदर अगर हम उसको पर्कुलेट करवाएंगे, सोक करवाएंगे, तो हम उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून के दौरान आबी ज़खायर को कम करने और जेर जमीन पानी की सतह को रिचार्ज करने के लिए सुभाजीत मुखर्जी हाउसिंग सोसाइटियों में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए पर्कुलेशन पिट्स की तनसीब के लिए 2500 बैरल दे रहे हैं। अब तक 1500 बैरल पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। अपनी तंजीम मिशन ग्रीन मुंबई के जरिए उन्होंने शहर में बारिश के पानी को जमा करने के तस्वुर को मकबूल बनाने की कोशिशों की क़यादत की है, क्योंकि मई और जून महीने को इस निज़ाम को इंस्टॉल करने के लिए अहम महीना शुमार किया जाता है। यही नहीं, सुभाजीत बारिश के पानी को जमा करने के तरीकों के बारे में बेदारी फैलाने के लिए मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों के साथ सरगर्म अमल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और आइए अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ सोवियत सदर मिखाइल गोर्बाचोव का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रूसी खबर रसा एजेंसी ने सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के एक बयान के हवाले से बताया है कि उनका इंतकाल तवील अलालत के बाद हुआ। आपको बताते चलें कि गोर्बाचोव 2 मार्च 1931 को पैदा हुए थे। वो सोवियत यूनियन के आखिरी सदर थे। इससे पहले वो 1985 में से 1991 तक सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा कई अहम ओहदों पर फायज रहे। 1988 से 1989 तक वो सुप्रीम कोर्ट सोवियत के प्रेसिडियम के चेयरमैन रहे। वो 1988 से 1991 तक स्टेट कंट्री हेडर रहे और इसके अलावा 1989 से 1990 तक उन्होंने सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत यूनियन को जदीद बनाने और इस्लाह की कोशिशों के लिए याद किया जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में शदीद सैलाब से मुतासर अफराद के लिए जान बचाने वाली इंसानी इमदाद के तौर पर इजाफी $30 मिलियन का ऐलान किया है। सफारत खाने के बयान के मुताबिक अमरीकी शराकतदारों और पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर हालात की निगरानी जारी रखेगा। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन सैलाब के असरात का जायज़ा लेने और तमाम फरीक़ों के साथ हम आहंगी तेज़ करने के लिए पाकिस्तान पहुँचे। अमरीका पाकिस्तान भर में मुतासरा अफराद की मदद के लिए पुरअज़्म है। इस माह के शुरू में ऐलान करदा फौरी तौर पर दरकार इंसानी इमदाद के $30 मिलियन के अलावा अमरीका ने सबसे ज़्यादा मौसर कम्युनिटीज़ की
बराह रास्त मदद करने के लिए $1 बिलियन से ज़्यादा की ग्रांट और प्रोजेक्ट इमदाद फराहम की है और मुस्तकबिल में सैलाब से होने वाले नुकसानात को कम करने और रोकने में मदद की है। पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद बच्चों समेत 1100 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। इनकलाब ने पहले सफ़े पे सबसे अहम सुर्खी एक आलमी ख़बर को जगह दी है। सुर्खी लगाई है, अखबार ने लिखा है इराक़ में श्रीलंका जैसे हालात, मुश्तइल हजूम का सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा। श्रीलंका के बाद अब इराक़ में भी तशद्दुद और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 10 माह से कोई हुकूमत नहीं है। इस दौरान ताकतवर शिया आलिम मुक़्तदा सदर ने भी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से उनके हामी मुश्तइल हो गए हैं और मुल्क भर में ये हालात पैदा हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सफ़े अव्वल की दूसरी अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। तअद्दुद अज़वाज और हलाला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अदालत उज़्मा की 5 रुकनी बेंच ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन, कौमी ख़वातीन कमीशन और कौमी अक़लियती कमीशन से इस सिलसिले में जवाब तलब किया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले ही इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको सफ़े अव्वल की ही दिखा देते हैं। कांग्रेस सदर के लिए शशि थरूर के नाम पर क़यास आराइयाँ जारी हैं। थरूर ने इंतखाब लड़ने की क़यास आराइयों पर तबसरा करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया गया है और मुतालबा किया है कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफ़ाना हों। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी शाये की गई है वो है ज्ञान वापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म में 30 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है इस सिलसिले में अपना अबूरी हुक्म 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट वाराणसी के अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की पिटीशन की समाअत कर रहा है, जिसमें वाराणसी की अदालत में दायर बुनियादी तनाज़ा की मेरिट को चैलेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े की सुर्खी की बात करें तो रूस और तालिबान के हुक्काम के दरमियान तवानाई का मुआहिदा जल्द मुतवक्किल है। अखबार ने इसी को जगह दी है। अखबार ने आगे लिखा है कि तर्जुमान अफ़गानिस्तान तालिबान के वजारत तिजारत और सनत के तर्जुमान हबीबुर रहमान के हवाले से खबर लिखी है कि वजारत तिजारत की सरबराही में एक सरकारी वफ्द रूसी दारुल हुकूमत में मौजूद है और गंदम, गैस और तेल की फराहमी के मुआहदे समेत कई अहम मुआहदों को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूसी फरीक के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुआहदे की तकमीलात के बाद तमाम तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हमारा समाज की अगर हम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खी लगाई गई है वो है भारत अब किसी से कमज़ोर नहीं रहा है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का ये कहना है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हिंदुस्तान एक मजबूत, पुरएतमाद और ख़ुद कफ़ील मुल्क बन गया है और जो किसी से कमज़ोर नहीं है और हर तरह के ख़तरात और चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और अहम ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है पाकिस्तान को $1.17 अरब कर्ज़ की मदद। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए $16.1 करोड़ की फ्लैश अपील शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। खेल की ख़बरों पर नज़र डालते हैं। एशिया कप क्रिकेट मुकाबले में अफ़गानिस्तान की जीत का सिलसिला जारी है। टीम ने पीर को शारजा में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर मुकाबले में मुसलसल दूसरी जीत दर्ज की है और इस तरह वो सुपर 4 तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। मुसद्दिक हुसैन ने सबसे ज़्यादा 48 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान के ने हदफ को 18.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की जानिब से नजीबुल्लाह ज़दरान ने सबसे ज़्यादा 43 रन की इनिंग्स खेली। इससे कबल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। और एशिया कप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। अगर भारतीय टीम आज अपना मैच जीत जाती है तो टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। इंडिया के लिए हांगकांग की टीम बहुत कमज़ोर है और टीम इंडिया को ये मैच जीतने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। हालांकि ये मैच विराट कोहली और केएल राहुल के लिए एक बड़ा मौका होगा जहां वो अपनी
फॉर्म दोबारा हासिल कर सकते हैं। और मंगल को ड्यूरेंट कप में बेंगलुरु एफसी और गोवा एफसी के दरमियान मैच 2-2 की गोल की बराबरी पर ख़त्म हुआ। इस मैच के आगाज़ से ही दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। बेंगलुरु के दरमियान के लिए 2 गोल पहले हाफ में हुए, जबकि गोवा ने दोनों गोल दूसरे हाफ में किए। पहले हाफ में 24वें मिनट में बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी सुनील खेत्री ने गोल किया। 2 मिनट बाद शिवा ने गोल करके बेंगलुरु की बर्तरी को 2-0 कर दिया। गोवा ने दूसरे हाफ में ज़बरदस्त वापसी की। गोवा के पीबोम ने 53वें और लेस्ली ने 64वें मिनट में गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। ड्यूरेंट कप फुटबॉल मुकाबले में पीर को इम्फाल में खेले गए मैच में हैदराबाद एफसी ने निरोका एफसी को 3-0 से शिकस्त देकर मुकाबले को क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और हैदराबाद की टीम के लिए स्ट्राइकर बार्थोलोम्यू ओलीचे ने 17वें मिनट और 82वें मिनट में गोल किए। टूर्नामेंट में ये दूसरा मौका था जब उन्होंने मैच में 2 गोल किए हैं। बार्थोलोम्यू अब 4 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। मेदवेदेव ने पहले राउंड के मैच में अमेरिका के स्टेफन कोजलोव को 6-2, 6-4, 6-0 से शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। साथ ही ख्वातीन के ज़ुमरे में 2 मरतबा की यूएस चैंपियन वेनेस विलियम्स को पहले राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेनेस को बेल्जियम की वॉन ने 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। तहम टॉप सेड पोलैंड की एकास्वा ने आसान जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली है। स्वांतिक ने इटली के जैस्मीन पाओलेनी को 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।